रहा है और ये सब कल भारत के उन फैसलों के बाद जिसके बाद पाकिस्तान खासा बौखलाया हुआ है। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर मेरे साथ जुड़ गए हैं, एनके सूद सर मेरे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर रॉ ऑफिसर इंटेलिजेंस को कैसे समझा जाए एनके सूद सर से हम समझेंगे। मेजर जनरल अनुज माथुर, सबसे पहले आपका रुख करते हुए करंट सिनारियो जो है उसमें पाकिस्तान ने एक शब्द बोला, सबसे पहले वॉर का शब्द अगर कहीं से निकला है तो पाकिस्तान की जबान से निकला है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना या उसको रोक देना यह युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। और इसके लिए उसने कल नोटेम इश्यू किया कि मिसाइल टेस्ट करेंगे और साथ ही फायरिंग की प्रैक्टिस करेंगे। आईएनएस विक्रांत अपनी रास्ते पर है अरब सागर में। हम वर्तमान हालात को किस तरीके से देखें मेजर जनरल अनुज माथुर? राजीव, देखिए, परिस्थिति बिल्कुल साफ क्लियर है। पाकिस्तान घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ शब्द इस्तेमाल प्रयोग में लाऊंगा। देखिए, उस जब से वो पहलगाम का हादसा हुआ है, उस हादसे के बाद से अगर आप तमाम पाकिस्तान के एक्शंस को एक एक कड़ी के रूप में देखें तो आप देखेंगे कि सीज फायर उल्लंघन पुंछ में होता है, अटेम्प्ट इन्फिल्ट्रेशन का उड़ी में होता है, उसके बाद और एक्टिविटीज वो करते हैं और वो डिक्लेयर करते हैं नोटैम, और उसके बाद वो डिक्लेयर करते हैं कि हम यहाँ पर मिसाइल टेस्टिंग करेंगे। देखिए राजीव, जहाँ तक मिसाइल टेस्टिंग का और नोटैम का इन चीज़ों का सवाल है, हमें पूरी तरह मालूम है एक एक चीज़ कि कितनी मिसाइल किस प्रकार की, किस काबिलियत की और कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान में हैं, और उन मिसाइलों को अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हमको किस प्रकार से न्यूट्रलाइज करना है। तो इसलिए उनका ये कहना कि हम मिसाइल का परीक्षण करेंगे, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। पाकिस्तान को यह बात पूरी तरह से मालूम है कि एक इनफैक्ट दो बातें। पहली बात कि पाकिस्तान की नेवी इंडियन नेवी के सामने मेरे ख्याल से बहुत कमजोर है। आप पूरा कोई भी कंपैरिजन देख लीजिए, इंडियन नेवी दुनिया की टॉप नेवीज में से एक है। इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ये एक ब्लू वाटर नेवी है जो कि भारत की शक्ति को बहुत दूर जाकर के प्रोजेक्ट कर सकती है। यही वजह है कि हम क्वाड के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर बने हैं। तो ये तमाम चीजें देखने की हैं कि जहां तक नेवी का सवाल है वो पाकिस्तान बहुत पीछे है, और पाकिस्तान को ये लगता है कि वो युद्ध जो है वो किसी भी तरीके से, उनको लगता नहीं, मालूम है 4 बार कोशिश कर चुके हैं 47 से लेकर 99 तक, और चारों बार मुंह की खाई है। तो उनको मालूम है कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर में भारत के सामने कहीं भी नहीं टिकते हैं। इसलिए उनको ये लग रहा है कि अब अगर ये इंडस वाटर हमने डाइवर्ट कर दिया या बिल्कुल रोक लिया तो उनका क्या होगा। तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि ये एक युद्ध की घोषणा है, क्योंकि उनको मालूम है कि जितना असर भारत को पाकिस्तान पर इंडस का वाटर रोकने, इंडस का मतलब इंडस वाटर ट्रीटी का मतलब है झेलम, चिनाब और इंडस, तीनों नदियों का पानी उसमें। हाँ, तो ये सिर्फ आप इंडस वाटर ट्रीटी का अर्थ ये ना समझे कोई आपके दर्शक कि सिर्फ इंडस की बात हो रही है। तीनों नदियों का पानी जो कि 80% पानी पाकिस्तान में जा रहा था, उसको हम कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर सकते हैं, और एटलीस्ट उसके बारे में हमने उनको बता दिया है। ये 1960 में हमारे द्वारा पाकिस्तान पे किया गया एक फेवर था कि हमने एक लॉपसाइडेड कंडीशंस में, और ये अपस्ट्रीम नेशन है हम, उसके बाद हमने एक बहुत डिफिकल्ट समझौता कर लिया था ताकि हम अपने पाकिस्तान को ये बता सकें कि हम बड़े भाई की तरह आपकी देखभाल करना चाहते हैं। लेकिन वो समझौता जो था एक अच्छी सरकार के साथ था, ना कि एक रोग पाकिस्तान के आसिफ मुनीर के द्वारा कंट्रोल्ड संचालित एक रोग सरकार के लिए। तो ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान को घबराहट है, और इसीलिए शायद वो ये कह रहे हैं कि वो वॉर शब्द का प्रयोग करके भारत को कहीं ये बताएं कि भाई लड़ाई मत नहीं करें, लड़ाई से कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप देखेंगे कि सुर बदले हुए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये सिंधु का पानी इंडस वाटर ट्रीटी का को सस्पेंशन जो है वो ठीक नहीं है, बातचीत से सुलझाना चाहिए। वो कहाँ गया वॉर का रिटोरिक, क्योंकि वो रिटोरिक उनको पता है। पहली बात तो उनके पास ताकत नहीं है, दूसरी बात उनके पास अर्थव्यवस्था नहीं है। आज की तारीख में पाकिस्तान के पास अपने शिप्स में और पनडुब्बियों में डालने के लिए तेल नहीं है, तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। एक बार अगर अरेबियन सी का नेवल ब्लॉकेड कर दिया और उनकी स्लॉक्स जो कि सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस होते हैं उनको हमने रोक लिया, तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। ये पाकिस्तान जानता है और समझता है। इसी वजह से दूसरी बात, उनके पास और कोई तरीका नहीं। आज उनका फॉरेक्स रिजर्व की हालत देखिए, एक बार
जरा सा इंडस वाटर ट्रीटी को क्या हमने दूर से देख लिया, उनका कराची सेंसेक्स जो है वो 2100 पॉइंट नीचे गिर गया एक झटके में। तो ये देखिए पाकिस्तान ना तो आर्थिक रूप से किसी भी परिस्थिति में है भारत से लड़ने के लिए, ना वो सामरिक रूप से किसी परिस्थिति में है। और एक बात राजीव मैं और बताऊंगा, आपके चैनल पे मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जब युद्ध में जब आप दो सेनाओं की बराबरी देखते हैं या जब उनका पोटेंशियल का कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें एक बात ध्यान रखने की होती है कि आपके पास क्या है वो उतना उसका असर नहीं होता, लेकिन उस असर किस बात का होता है कि जो आपके पास है उसमें से कितना आप एक पॉइंट ऑफ डिसीजन पर ला करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। अभी आप देखिए, अभी मैं बता रहा हूं, अभी देखिए राजीव, यदि अभी ये पाकिस्तान युद्ध के लिए जाएगा तो क्या वो जो ट्रुप्स उनके बलोचिस्तान में लड़ रहे हैं या खैबर पख्तूनख्वा में लड़ रहे हैं या ईरान से अपना बचाव करने के लिए हैं या अफगानिस्तान के साथ कोई परेशानी हो तो उससे निपटने के लिए हैं, क्या वो उनको वहां ला सकता है? तो जब हम कंपैरिजन मैं आता हूं आपके पास, एक बार फिर आता हूं क्योंकि मेरे साथ दो मेहमान और इंतजार कर रहे हैं। विंग कमांडर बख्शी का रुख कर लेता हूं। विंग कमांडर बख्शी, कल शाम को मैं इससे पहले कि आपका रुख करूं, बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने बड़ी बात कही है। उन्होंने शहबाज शरीफ पर सवाल उठाया कि अगर पाक का हाथ नहीं तो शहबाज ने निंदा क्यों नहीं की है। दानिश कनेरिया पाकिस्तान के क्रिकेटर रहे हैं, हिंदू क्रिकेटर हैं वहां के, और उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान का हाथ नहीं है तो शहबाज शरीफ ने इसकी निंदा अब तक क्यों नहीं की है। बड़ी बात है जो कि दानिश कनेरिया वहां पर कह रहे हैं। लेकिन जब पूरा पाकिस्तान भारत विरोध की ऑक्सीजन लेकर जीता हो तो एक बंदे की, एक शख्स की आवाज कितना ज्यादा वहां मायने रखेगी, ये भी बड़ी बात है। विंग कमांडर बख्शी, कल शाम को एमईए ने पॉइंट वाइज, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने पॉइंट वाइज फैसलों के बारे में बताया। मैं आपसे डिटेल्ड इसमें समझना चाहूंगा, क्या ये सफिशिएंट हैं या फिर इससे भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत आप महसूस करते हैं, और हां तो कैसे? थैंक यू वेरी मच राजीव। ये जो आपने पॉइंट वाइज जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि इंडस वाटर को डिसकंटिन्यू, ट्रीटी को डिसकंटिन्यू करेंगे और वीसा इत्यादि में अब प्रतिबंध लगाएंगे और डेट दे दी है। देखिए ऐसा है, इससे कुछ नहीं होता, ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं और आपका आना जाना बंद हो जाएगा, इससे क्या मतलब है। भारत को अगर देखना है तो अपनी सिक्योरिटी को पहले देखना है, और अगर स्टेप्स उठाने हैं तो एक स्टेप्स है विच डील विद पाकिस्तान और एक स्टेप्स है विच डील विद आवर सेल्व्स। सबसे अगर ये हादसा हुआ है तो ये नहीं कि पाकिस्तान ने कोई एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाया तो हादसा हो गया। ये हादसा इसलिए हुआ है कि हमारी कमजोरी है, हम सोते हुए पकड़े गए, ये है हमारी कमजोरी और हमारी नीतियां गलत हैं और इसी के कारण हम भुगत रहे हैं। 18 साल से मैं बोल रहा हूं कि इसको आप संभाल ही नहीं सकते सिचुएशन को, क्योंकि आपके इतने खानसामे लगे हैं किचन के अंदर और फिर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। आपके सिक्योरिटी फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस आने के बाद भी पता नहीं चलता किसको देनी है। शिफ्टिंग ऑफ इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम है। और फिर कमांड एंड कंट्रोल को, ये इसको कहते हैं कमांड एंड कंट्रोल, जब तक एक कमांडर के अंडर बात नहीं होगी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप चाहिए। आप डेमोक्रेसी का उदाहरण देना शुरू कर दो और ऐसी चीजें बात शुरू कर दो तो आप लड़ नहीं सकते। आपको सबसे पहले ये चीज करनी पड़ेगी, पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस अंडर वन कमांड एंड कंट्रोल। फिर आपके जो ये सक्सेस हुआ, कैसे सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि स्लीपर सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं, बड़े आराम से इंडिया में पनप रहे हैं। क्यों पनप रहे हैं? ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछो, कश्मीर की JNK पुलिस से पूछो कि इतने बड़े इंपॉर्टेंट एरिया में अब बैठ के बड़े आराम से वो घुटनों के बल बैठ के लोगों को शूट कर रहे हैं, एक पुलिस वाला नहीं है। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक ये बात चली, किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है और कहां से आए कहां गायब हो गए। बड़ा ये कोई हलवा है? ये सारी की सारी चीजें जो हैं हमको पता करना पड़ेगा, किसने क्यों ऐसा किया। अगर हमारे में गट्स नहीं है, अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में गट्स नहीं है, तो गट्स पैदा करिए उंगली उठा के बताने के लिए। ये है हमारी कमजोरी। पाकिस्तान को तो हम बोलते रह जाएंगे कि शहबाज शरीफ घुटने कांप रहा है, उसको पसीना आ रहा है।
इससे ये पब्लिक को धोखा देने वाले सेंटेंसेस हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हमको पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो हमारे को जहां से वो अटैक कर रहे हैं, आपको 15 एरिया जम्मू के पास में है और 7-8 एरिया जो ऊपर है वहां से फॉर्मिंग अप उनकी होती है और फिर वहां से वो हैंडलर्स उनको छोड़ते हैं। आपके पास मीडियम आर्टिलरी, अटैक हेलीकॉप्टर, MBRL, ड्रोन सब कुछ है। आप बैठे बैठे विदाउट सेंडिंग योर सोल्जर यू कैन डिस्ट्रॉय देम। पर डिस्ट्रॉइंग के बाद अब वो स्ट्राइक की बात नहीं है, आपको ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। सारे के सारे एरियाज ऑक्यूपाई करेंगे। जब तक आप रियल एस्टेट एनिमी के लिए ऑक्यूपाई करते एनिमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे उनके सारी बिल्डिंग्स गिरा दीजिए, बॉम्बिंग से कोई वॉर नहीं जीती गई। अंटिल बॉम्बिंग इज डन टू इफेक्ट हेल्प द आर्मी टू एडवांस, तब तक लड़ाई नहीं जीती जाती। ये उनके लाशें गिरा दोगे आप, उनकी झोपड़ियां तोड़ दोगे, वो ठीक है, वो फिर बना देंगे 2 से 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर, जैसे बालाकोट में उन्होंने किया। इसलिए ये सिंगल कमांड एंड कंट्रोल, उनके एरिया के अंदर आप घुस के ऑक्यूपाई करिए एंड देन POK को लेने का अभियान शुरू करिए। आपने चांद तक नगाड़े बजा दिए कि हम POK लेंगे, POK लेंगे। लीजिए, किस बात से, कौन सा आपको मुहूर्त निकालनी है? हाँ, अगर आप वेट कर रहे हो, आपका प्लेस ऑफ चूजिंग एंड टाइम ऑफ चूजिंग नहीं आया, ओके, वी विल वेट फॉर दैट। पर हमारे को कुछ ना कुछ तो करना है। पर डिप्लोमेटिक एंगल हमारे को ये भी देखना होगा कि चाइना ने हम, ये सब ट्रैप है हमारे लिए कि हम भारत इस ट्रैप में आ जाए, लड़ाई की बात कर दे और उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना मिलके फिर फ्रंट खोलेंगे। फिर आप अपने सैनिकों को गिनिए। यू आर 1 लाख शॉट बाय सोल्जर्स, you have 11 squadrons shot by aircraft, and China has 150 squadrons. 1 squadron is with Pakistan, and 16 squadron with Bangladesh. आप बताइए क्या हालत होगी? मैं आता हूं सर, मैं आता हूं सर। आपने बड़े पॉइंट रखे कि हम उस ट्रैप में फंसने जा रहे हैं जिसे जंग कहते हैं। एनके सूद सर मेरे साथ फॉर्मर रॉ ऑफिसर के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। एनके सूद सर, ऐसे हादसों पर अक्सर बात होती है इंटेलिजेंस की। क्या हादसे होने के पहले जो एक्टिविटी थी, इंटेलिजेंस उसे गैदर कर चुका था, दे चुका था, दे देता है, और हादसे होने के बाद, हादसा होने से पहले की जानकारी क्या इंटेलिजेंस निकाल कर अब भी दे सकता है, दे चुका है? देखिए जी, ऐसा है, इंटेलिजेंस को ब्लेम करना बड़ा आसान बात है। उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। आज हमारे देश की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी इंटेलिजेंस है, बड़ा अच्छा सिस्टम है, और उसको ऐसे एक्यूज कर देना फालतू की बातें करके, इसका कोई बात नहीं, पर्पस नहीं बनता। देखिए, आपकी कंट्री, आप इंटेलिजेंस में बैठे हैं, आपके यहाँ पे 50 हमले होते हैं, 50 इंसिडेंट रिपोर्ट की जाती हैं, उसमें से 2 मिस हो गई। हर एक चीज तो आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। आप ये तो नहीं कि आपके लोग जंगलों में बैठे हुए। देखिए, यहाँ पे जो अटैक हुआ था पठानकोट पे, उसकी पूरी रिपोर्ट दी गई थी। लोकल कमांडर्स की वजह से वो अटैक फेल हो गया, अटैक पास हो गया, क्योंकि उन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया। फिर उरी अटैक हुआ, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी, उस पर कोई एक्शन नहीं। एक्शन क्या नहीं लिया? वहां पे उसने अपने जो सोल्जर थे उनको वहां पे जो ऑयल का स्टोरेज था उसके पास सुला दिया, कुत्ता भौंका, ध्यान नहीं दिया, और ग्रेनेड उन्होंने फेंक दिया जहां पे ऑयल की स्टोरेज थी। ये बहुत आसान है किसी को एक्यूज करना, और ऐसा कि चाइना कर देगा, बांग्लादेश कर देगा, फलाना कर देगा, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाएगा, जो भी इंडिया ने एक्शन लिया, डिप्लोमेटिक एक्शन लिया। दूसरा, इंडिया ने जो एक्शन लिया, बहुत बड़ा एक्शन लिया, जिसको शायद लोग समझेंगे नहीं, जो नहीं जानते, यानी कि पाकिस्तान का पानी बंद करना। आप सोचिए, आप हवा के बगैर 1 मिनट नहीं जी सकते, पानी के बगैर आप 5 दिन से ऊपर नहीं रह सकते। पाकिस्तान का पानी बंद करने की पहले बात कब की थी? 2016 में जब उरी अटैक हुआ था, तो इंडिया ने कहा था ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अब आप ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान का वहां पे 2 लकड़ी रख देंगे, पाकिस्तान का पानी रुक जाएगा। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पानी जाता है, लेकिन उसको रोकने के लिए डैम बनाने पड़ेंगे, वहां पे पूरा सिस्टम करना पड़ेगा, पूरा पानी को डाइवर्ट करना पड़ेगा। और अब अच्छा मौका लगा, इन्होंने 2016 में बात की, उसके बाद पीएम मोदी ने $15 बिलियन खर्चे 10 डैम बनाने का। डैम मोस्ट प्रोबेबली पूरे हो चुके हैं, और इवन जो रावी, जो हमारे रिवर्स का पानी था वो पाकिस्तान में जाता था, रावी रिवर का पानी पूरा रोक लिया, बाकियों का भी रोका जा रहा है। और जो झेलम रिवर और झेलम रिवर है उसके ऊपर डैम बना दिए गए। वो किशन गंगा की बात कर रहे हैं आप? किशन गंगा, हाँ जी बिल्कुल, किशन गंगा। देखिए, रन ऑन रिवर डैम्स हैं,
उसमें क्या था कि पानी रोका जाएगा, उसके बाद उसको यूज किया जाएगा, जो हमारे खाने पीने की जो लोगों को चीज जरूरत है जो हम यूज कर सकते हैं उसके पाकिस्तान को भेज दिया जाएगा। अब वो पाकिस्तान को पानी नहीं जाएगा क्योंकि इन्होंने अंडरग्राउंड पाइप्स बना दिए, टनल्स बना दिए पानी को भेजने के लिए पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर और साथ में हरियाणा के अंदर। वो पानी ट्रांसफर होगा, पाकिस्तान का बुरा हाल हो जाएगा। हम पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, इकोनॉमिकली वैसे बर्बाद कर चुके हैं, अब ऐसे बर्बाद करेंगे। और अब जैसे बात की जा रही है पाकिस्तान पे अटैक करने की, हम पाकिस्तान पे डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम इनके जो यहाँ पे टेररिस्ट कैंप है उनको देखिए, कई तरीके का अटैक होगा। टेररिस्ट अटैक को बर्बाद किया जाएगा, अननोन गनमैन बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर उनको निपटाने के लिए। फिर हमारे पास एक ओवरसीज बेस है, वो बेस है ताजिकिस्तान के अंदर, जहां पे हमारे मिग 29 स्टेशन है। रशिया के अंदर एक आदमी गया, हमारा सीनियर ऑफिसर गया है रॉ का बात करने के लिए, क्योंकि रशिया की परमिशन चाहिए उसके लिए, और रशिया उसकी परमिशन देगा। अगर पाकिस्तान वार करता है तो पाकिस्तान को पीछे से मारा जाएगा और वहां से 3 मिनट के अंदर हमारा प्लेन पहुंच सकता है पाकिस्तान के अंदर। हमारी पूरी तैयारी है, बहुत काम किया जा रहा है। और अब जैसे हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा है कराची के पास, पाकिस्तान जो मर्जी कर ले कि यहाँ पे हम मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, सिर्फ 2 दिन की बात है, 4 दिन की बात है। पाकिस्तान को ऐसा सबक दिखाया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी नेवी वहां पे अटैक करेगी, ब्लॉकेज कर सकती है। देखिए, हमने बहुत पैसे खर्चे हैं, हम कुछ चीजों पीछे भी रह गए। जैसे हमारे पास एयरक्राफ्ट आने थे, वो डील नहीं कर पा रहे। कुछ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो डिफेंस के अंदर लोग बैठे हैं, जो बाबू बैठे हैं, उनकी वजह से डील नहीं हो पा रही। AMCA बनने से, तेजास बनने से उसकी प्रॉब्लम है। फिर जो हमने फ्रांस से प्लेन लिए, 36 प्लेन लिए, 40 प्लेन की और डील साइन हो गई है जब उनके फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे आएंगे। लेकिन फिर जो आपका MRCA का प्रोग्राम है, जो हमने 114 प्लेन बनाने, उसमें डिले हो गई, जो हमें बहुत नुकसान दे रही है। फिर ये जो इमेजिनेशन है, देखिए बांग्लादेश कोई फोर्स नहीं हमारे लिए, बांग्लादेश की तरफ से सिर्फ टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं। बांग्लादेश के पास 50 एयरप्लेन है, बांग्लादेश के पास नेवी नहीं है, 1.5 लाख की फोर्स है, वो भी इनकम्पिटेंट है वहां पे। और चाइना किसी वार में कूदेगा नहीं। अगर चाइना ने गलती कर ली कि पाकिस्तान के साथ कूद के हम पे अटैक कर देगा, तो चाइना को मलक्का स्ट्रेट पे रोक देंगे। सारी चाइना की ट्रेड जो इंडियन ओशन से पास कर दी 80% उसको रोक देंगे। चाइना कभी भी इंडिया से पंगा नहीं लेगा, पंगा ले चुका है, देख लिया उसने। फिर कारावार, कर्नाटका के अंदर हमारी बहुत बड़ी बेस है, नेवल की बेस हमारी बनी हुई है लक्षद्वीप के ऊपर। इवन डोकोपोर्ट जो ओमान के अंदर है, वहां पे हमारे एयरक्राफ्ट, हमारे फाइटर, हमारे वारशिप्स खड़े होते हैं। तो पाकिस्तान को सबक तो सिखाना पड़ेगा, लेकिन सोच समझ के। हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी एजेंसीज हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं। और जैसे कोई लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्या कमी है कोऑर्डिनेशन की? कहाँ गलती हुई हमारी तरफ से? और एक टेररिस्ट अटैक हो गया तो आपने इंडिया को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। ये जो एटीट्यूड है, ये नेगेटिव एटीट्यूड, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, ये नेगेटिव एटीट्यूड है, ये आपके मुताबिक किसी के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। खैर, इस पर सबकी अपनी अपनी बातें हो सकती है, लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर यह कि भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने सेंट्रल सेक्टर में एक युद्धाभ्यास किया है जिसका नाम आक्रमण है। भारतीय वायुसेना ने इस सेक्टर में युद्धाभ्यास किया। आक्रमण में राफेल और सुखोई 30 MKI शामिल रहे। ये युद्धाभ्यास भी ऐसे समय पर है जब तनाव पहलगाम हमले के बाद बढ़ा हुआ है। ये युद्धाभ्यास एयर हेडक्वार्टर्स की कड़ी निगरानी में, इसमें वायुसेना के शीर्ष पायलट भाग ले रहे हैं, जिन्हें अनुभवी प्रशिक्षकों की निगरानी में भी अभ्यास कराया जा रहा है। The more you sweat in peace, the less you bleed in war। ये वो मोटो है जिसके बेस पर आधारित होकर, जिस पर आधारित होकर भारतीय सेनाएं अपनी तैयारियों को हमेशा परखती रहती हैं और चेक करती रहती हैं। ये बात सही है कि 30 मरीन राफेल फाइटर जेट्स का बहुत जल्दी समझौता होने वाला है। हमारे पास 36 राफेल हैं जिन्हें अलग अलग जगह पर तैनात किया गया है, अंबाला और हाशिमारा। मैं अपने मेहमानों का रुख करना चाहूंगा। मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज माथुर सर, क्या हम अपना दुश्मन पहचानने में गलती कर रहे हैं? मेरा सवाल इसलिए कि क्या हाफिज सईद हमारा दुश्मन है, या मसूद अजहर हमारा दुश्मन है, या फिर बाकी टेररिस्ट हमारे दुश्मन है, या फिर हमारा दुश्मन असली पाकिस्तान आर्मी क्लब्ड विद ISI है और हमें पाकिस्तान आर्मी को सबक सिखाना है, न कि हाफिज सईद को? राजीव, बिल्कुल आपने सही कहा। आपका जो आखिरी सेंटेंस है वो 100% सही है। उसके पहले मैं एक बात दोबारा, सूद साहब की भी मैंने पूरी बात सुनी है, एक बात रिपीट करना चाहता हूं। ये बात आप समझ लें कि हमारे पास क्या है उसका उतना फर्क नहीं होता जितना कि हम उसमें से क्या सही समय
और सही स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। और मैं ये बता सकता हूं आपको कि आज का किस प्रकार के सर्कमस्टेंसेस हैं। कोई दुनिया का देश पाकिस्तान का साथ देने वाला नहीं है। चाइना के पास एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है। चाइना के जिस प्रकार का अमेरिका के साथ इशू चल रहा है, उसमें चाइना को भारत का साथ चाहिए। राजीव, चाइना कभी भी भारत के खिलाफ इस पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि चाइना का कोई मित्र नहीं है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, अपने एजेंडास हैं। तो ये बात हम बिल्कुल निश्चित रूप से मान ले कि हम चाहे जो हमारे पास हो होल्डिंग, हम पाकिस्तान को सबक सिखाने में सक्षम हैं, फुल स्टॉप। ये मेरा मानना है। अब आपका प्रश्न, आप बिल्कुल ये मान के चलिए, हाफिज सईद ये और जितने भी हैं उनके फजलुल्लाह कसूरी, ये वो सब मोहरे हैं। वो असली जो कोऑर्डिनेशन कर रहा है, जो क्रिएशन कर रहा है, जो उनकी ट्रेनिंग कर रहा है, जो उनको डिप्लॉयमेंट कर रहा है, जो उनको देख रहा है, जो उनकी सरपरस्ती कर रहा है, उसका नाम है आसिफ मुनीर, उसका नाम है पाकिस्तान की सेना, उसका नाम है पाकिस्तान की आईएसआई। और किसी को कोई संशय नहीं है राजीव इस बारे में कि भारत का आज की तारीख में सही असली दुश्मन कौन है। असली दुश्मन है पाकिस्तान की आर्मी, असली दुश्मन है पाकिस्तान की आईएसआई, और असली दुश्मन है आसिफ मुनीर, जो कि एक मदरसा एजुकेटेड कट्टर रेडिकल इस्लामिस्ट है। वो आर्मी वाला कहीं से भी नहीं है। आर्मी की जो सोच होती है, उस प्रकार की सोच वो आसिफ मुनीर की है ही नहीं। हमने भी 4 दशक आर्मी में निकाले हैं, कभी इस प्रकार की सोच हमारे अंदर नहीं आई। ये कट्टर इस्लामी है, रेडिकल इस्लामिस्ट, मदरसा एजुकेटेड, कुरान का जो बोलते हैं ना, कुरान जो पढ़ा हुआ होता है, वो पंडित कुरान का। तो ये है असली दुश्मन आज की तारीख में। हमारा ही नहीं, पाकिस्तान का भी असली दुश्मन आसिफ मुनीर है। पाकिस्तान के किस प्रकार से उसने जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसको खराब कर रखा है, कैसे उसने इलेक्शंस को रिग करके और इमरान खान को जेल में डाल दिया क्योंकि इमरान खान ने जरूरत करी उसके खिलाफ बोलने की। तो ये तमाम हरकतें आज बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। तो असली दुश्मन राजीव, मुझे कोई शक नहीं है कि हमारा असली दुश्मन कौन है। और इतना और बता दूं मैं कि चाहे आप कुछ भी कहते हैं कि हमारे इतने स्क्वाड्रन कम है, इतने शिप कम है, इतने बंदे कम है, इतने कंधे कम है, आप मान लें भारतीय सेना सक्षम है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। और अगर चीन ने कुछ करने का प्रयास किया तो उनको कंटेन करने के लिए भी भारत की सेना सक्षम है। भारत की सेना के प्रमुख तीनों कई दफा कह चुके हैं 2.5 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए हम सक्षम हैं। एग्जैक्टली मैं इसी पर आ रहा था सर। मैं इसी का जवाब अब विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी से लूंगा। विंग कमांडर बख्शी, दोनों चीजों को बताइएगा। क्या हम अपना दुश्मन पहचानने में अब तक गलती कर गए? पाकिस्तान आर्मी की जगह टेररिस्ट को निशाना बनाते रहे, हमें निशाना किसी और को बनाना था। और क्या अभी हम 2 फ्रंट वॉर लड़ने की हालत में हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कह दूं कि मैं कोई इलेक्शन के लिए नहीं खड़ा होने वाला, मैं सच बोलूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के सैनिक जो है वो अद्वितीय हैं, इसमें कोई बात नहीं है। स्टार्ट करता हूं कारगिल वॉर से। हमने क्या कसर नहीं छोड़ी थी, इतनी इनएफिशिएंसी थी, पकड़े गए जिसको कहते हैं विद द पैंट्स डाउन। पर हम बचे कैसे? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द इंडियन सोल्जर, इंडियन यंग ऑफिसर्स एंड द जेसीओस। आपको 580 सोल्जर्स गंवाने पड़े बिकॉज ऑफ द फॉली ऑफ आवर पीपल। तो ये बात सही है, चाहे आप किसी को कोर्ट मार्शल करिए, किसी का मुंह बंद कराने की कोशिश करिए, ये सारी की सारी चीजें पब्लिक रिलेशन की बात नहीं है। मैं साउथ ब्लॉक में पब्लिक रिलेशन कर चुका हूं, मुझे पता क्या होता है। तो और दूसरी बात यह है, इसमें किसने बोला है कि हमारे को एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की कमी नहीं है? कमी बहुत है, क्यों नहीं है ना हमारे। और आप जाके आप एयर चीफ से पूछिए वो कितने नाराज बैठे हैं। कोई एयर चीफ ने अभी तक ऐसे कभी बात नहीं करी जो ये है। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि हम 1.5 हफ्ते की या 10 हफ्ते की 2-3 हफ्ते की लड़ाई नहीं लड़ सकते, बोल चुके हैं। मैं आर्मी चीफ का नाम जानता हूं, उन्होंने बोला है, अखबार में आया है। पर इसका मतलब हम क्यों नहीं? प्रेजेंट गवर्नमेंट ने सारी कसर निकाल दी है, वो एडवांस कर रहे हैं। पर उनको ये हैंडीकैप है कि इतनी ज्यादा हमारी खामियां आ चुकी है कि इस गवर्नमेंट को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये 40 साल पहले कदम उठाए गए होते तो प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हमारे जो चाइना, आप हम सोच रहे हैं कि चाइना हमारा फ्रेंड है। यस, चाइना भी हिंदी चीनी भाई भाई कर रहा है। जहां पे मौका मिलेगा आपको वो धोखा देगा।
आप ये मत सोचिए कि चाइना अपनी चंद बिजनेस के पीछे वो हमारे को कहेगा हमारा भाई है। फॉरगेट इट, आई डोंट बिलीव इन दिस। और क्या आपको पता है पुरलिया आर्म्स ड्रॉप हुआ था, एक दूसरे को धोखा देने वाली बात थी। हम कहते रहे कि गवर्नमेंट कहती है ये तो वो आनंद मार्ग के लिए आर्म्स आ रहे थे। भाई साहब उसके ऊपर हैवी मोटर्स रॉकेट लॉन्चर्स गिर रहे थे। ये हम उस समय कलाई कोंडा में थे और हमने जाके पुरलिया में देखा था क्या हुआ था। ये सारी की सारी धोखाधड़ी नहीं चल सकती, ये प्रॉब्लम आई है। और राजीव अगर तुमको सच्चाई नहीं सुननी तो मुझे बोल दो, मैं नहीं बोलूंगा। पर ये सारी की बात है और हमको अब कदम उठाने हैं। कैसे उरी में क्या हुआ, कैसे हमारे सैनिक नहा रहे थे, वो आके एक हफ्ता रहे तो टेररिस्ट कैसे हुआ। इसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कहते, कारगिल इंटेलिजेंस फेलियर था ये। और ये जिस तरीके से अभी घुसे हैं पहलगाम में, टोटल इंटेलिजेंस फेलियर था। जिस एरिया में पुलिस को होना था पुलिस थी ही नहीं और किसी की इतनी हिम्मत नहीं। ठीक है, एनके सूद सर हाथ उठा रहे हैं। सर आप इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं हम कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करें। कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होगा और आप सब अपनी बात रखें। किसी को मैं नहीं रोका। एक मिनट एनके सूद सर आ रहा हूं, विंग कमांडर सर आ रहा हूं। इस्लामाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर हंगामा किया गया है, भीड़ ने भारत विरोधी नारेबाजी की है। ठीक वही तस्वीर जो आज सुबह पाकिस्तान उच्चायोग के सामने दिल्ली में दिखी थी, वहीं इस्लामाबाद उच्चायोग में भारत के उच्चायोग के आगे भीड़ ने वहां पर नारेबाजी की है। पाकिस्तान हर काम जवाबी ही कर रहा है। जो दिल्ली में हुआ वैसी ही तस्वीर भारत में इस्लामाबाद में भारत के उच्चायोग के सामने की गई है। ये उच्चायोग के बाहर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड वहां पर खड़े हुए हैं और भीड़ वहां पर पहुंची है। विरोध करने के लिए वो सारे लोग बाहर पहुंचे हुए हैं और वहां की इस्लामाबाद की पुलिस इस वक्त इंडियन हाई कमीशन के बाहर खड़ी हुई है। एनके सूद सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एनके सूद सर, मैं आप में से किसी को भी इसलिए नहीं रोक रहा हूं क्योंकि आप सबका एक अपना अनुभव है। आप सबका अनुभव आप सबके जवाबों में झलक रहा है। सवाल मैं लेकर जरूर आपके सामने आ रहा हूं। आपके सामने मैं कोई सवाल लेकर अभी नहीं आऊंगा, बस इतना कि इंटेलिजेंस आखिर गैदर कैसे की जाती है, और अगर इंटेलिजेंस गैदर की जाती है तो क्या इस इंसिडेंट की भी गैदर की गई होगी। बाकी आप जिसकी भी बात पर अपनी बात रखना चाहें मिला के रख दें। देखिए, पहले तो मैं जनरल माथुर साहब के बात में बात करूंगा। इन्होंने बड़ी क्लियर और सटीक बात की है कि जो हमारा जो मेन दुश्मन है वो आसिम मुनीर है। और अगर आप पाकिस्तान के टेररिस्टों की बात करिएगा, जो अननोन गनमैन है मारे जा रहे हैं ना, ये कौन मार रहा है इसको, ये बात नहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि आपको इस बात से समझ आ गया हो। लेकिन हाफिज सईद के बारे में मुझे पता है, फाइल गई थी ऊपर, रॉ ने फाइल भेजी, फाइल ऊपर गई, वापस नहीं आई। मतलब उस टाइम पे हाफिज सईद को निकालना नहीं चाहते थे कि रहो, तुम लायबिलिटी हो तो पाकिस्तान के लिए हो, क्योंकि उसी की वजह से हमने, या दाऊद की वजह से पाकिस्तान को ब्लैक या ग्रे लिस्ट में डाला था। फिर अब बात करते हैं जैसा चाइना की। चाइना हमारा दोस्त नहीं है, लेकिन जब हमारा 4 साल तक चाइना के साथ स्टैंड ऑफ रहा बॉर्डर के ऊपर, ये पहली बार स्टैंड ऑफ रहा। अदरवाइज हम चाइना के सामने कभी खड़े नहीं होते थे बॉर्डर पे। कांग्रेस के टाइम में चाइनीज हमारे एरिया में घुस जाते थे। अरुणाचल प्रदेश के अंदर हम वेट करते थे जाए, उसके बाद हमारी आर्मी जाती थी कि उनको परमिशन नहीं थी। आज जब वहां पे लद्दाख के अंदर चाइनीज फोर्सेज आई तो पहली बार, और इससे पहले पहली बार खड़े हुए थे डोकलाम में, क्योंकि हमने चाइना को वहां से रोड बनाने नहीं दिया। ये हमारी गवर्नमेंट की इंटेंशन थी। फिर यहाँ पे जब खड़े हुए लेह लद्दाख में तो हमारे 20 सोल्जर मार दिए। जब 20 सोल्जर मारे तो 2 हमारे गवार शिप जो अंडमान निकोबार में स्टेशन थे वो चले गए मलक्का स्टेट में, उसके सामने खड़े हो गए। तो एक चाइनीज स्पाई शिप था जो इंडियन ओशन में घूम रहा था। चाइना उसके ऑर्डर का फटाफट आ जाओ, क्योंकि हम चाइना को कभी भी ब्लॉक कर सकते हैं। चाइना की कुछ भी करे, इंडिया से पंगा ही ले सकता है। उसको पता है कि चाइना को, कि इंडिया उनका वो जो ट्रेड है उसको ब्लॉक कर सकता है। अब जब वार होता है सबसे पहला अटैक होता है ट्रेड के ऊपर। तभी चाइना ने सीपीसी बनाई थी गवादर पोर्ट पे, ताकि गवादर पोर्ट से उसको ऑयल की सप्लाई जा सके, से ग्वादर तक की, ग्वादर वो मलक्का स्ट्रेट को बाईपास कर सके। जी, वही पास करना चाहता। और मैंने जैसे आपसे कहा कि जो डोकम पोर्ट है ओमान का, वहां पे हमारे नेवल बेसिस फोर्सेज है। लक्षद्वीप पे जब मालदीव पड़ा हो तो लक्षद्वीप पे हमने नेवल बेस बना ली और बड़े शोर से मचाई। एयरक्राफ्ट कैरियर गए तो वहां पे हमने पूरा अनाउंस किया। क्या इस अटैक की कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग हुई सर?
देखिए मैं समझता हूँ, देखिए इसको बहुत इजी है ब्लेम करना, क्योंकि मैं रहा हूँ, मैं इसी जगह में गया हूँ, मैं गया था एक साल पिछले साल यहाँ पे। देखिए हर एक जगह आप पुलिस नहीं खड़ी कर सकते, ये तो नहीं है कि जंगलों के अंदर आपके आर्मी के लोग खड़े हो जाएंगे। आर्मी डिप्लॉयड होती है, लेकिन कई जगह मिस हो जाती है। मुझे लगता है कि इसके अंदर जो मेन काम था या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी लोकल गवर्नमेंट की, क्योंकि मैं जब गया यहाँ पे पहलगाम में तो वहां पे पुलिस ने देखी मुझे, स्पेशली मैं ऊपर तक गया था लेकिन कोई पुलिस नहीं थी वहां पे। जो आपकी जो सिटी है वहां पे सीआरपीएफ के लोग खड़े थे, मैंने उससे बात की, कहीं उसकी आदत भी है इंटेलिजेंस को होने की वजह से भी, आप क्या है क्या नहीं सारी बातें कहते, क्यों कहते हैं जी यहाँ पे जो है ना टूरिस्ट पे अटैक नहीं करते। शायद उनके झांसे में हम आ गए और ये हम समझ नहीं पाए कि आसिफ मुनीर इस टाइप का काम करेंगे, लेकिन आसिफ मुनीर एक चीज में सक्सेस हो गए कि जो हमारी डेवलपमेंट हो रही थी कश्मीर के अंदर उसको वो रोक पाए। टूरिस्ट जाने बंद हो रहे हैं, लेकिन इसका बदला मैंने जैसे कहा कि हमारी बहुत सी बेसिस हैं, हमारी बड़ी प्रेजेंस है वर्ल्ड के अंदर। और देखिए एक और बात कहूंगा, चाइना के मिराज एयरक्राफ्ट हैं जो उनको फ्रांस ने दिए थे, लेकिन वो उनके लिए इनको स्पेयर पार्ट चाहते थे। हमारे इतनी आजकल से है कि हमने फ्रांस को कहा, फ्रांस ने उनको स्पेयर पार्ट नहीं दिए। इवन जर्मन के साथ हम सबमरीन बना रहे हैं प्रोजेक्ट 75 के आई के अंदर, और जर्मनी से उन्होंने कहा कि हमारे सबमरीन हैं उनके लिए कुछ आप स्पेयर पार्ट दे, तो उन्होंने मना कर दिया। दूसरी तरफ इनको बैटरीज की जरूरत थी सबमरीन के लिए, ये ग्रीस में चले गए कि आप हमें दे दो, तो इंडिया ने ग्रीस से भी कह दिया हमारा दोस्त है, उनको वहां से भी सामान नहीं मिला। तो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया का डंका बजता है, इंडिया की बात मानते हैं, इंडिया की पोजीशन आप देखा अभी फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने। एनके सूद सर, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं क्योंकि आपका लंबा अनुभव है, मैं ये समझना चाहता हूं कि हमने इतना बड़ा नुकसान उठाया है पहलगाम में, ये इंटरनेशनल इश्यू बन गया है, इंटरनेशनली कंडेम भी किया गया है, लोग भारत के साथ खड़े हैं, हम इसे इंटेलिजेंस फेलियर क्यों ना माने सर? देखिए आप क्या है कि आप कोई भी इंसिडेंट हो सकते है कहीं भी, ये तो नहीं है ना, लेकिन आप विजिट करिए उस एरिया के अंदर। मैं अरुणाचल के अंदर रहा हूं, अरुणाचल के अंदर हमारी जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, आर्मी भी होती है डिप्लॉयड। Why don't we nip them in the bud? शुरू में ही क्यों नहीं काट देते हैं कि इतना हम मौका दे देते हैं? ऐसा है, हम कोई देखिए हमारी एजेंसीज को टेररिस्ट एजेंसीज नहीं है, हम इंटेलिजेंस का काम करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं करती है। पाकिस्तान की आईएसआई उसका कंपैरिजन किया जा सकता है हमास के साथ, वो टेररिस्ट का काम करती है। विंग कमांडर बख्शी, मैं आपसे अब ये नहीं सुनना चाहता क्योंकि आपने बहुत डिटेल में उसको एलोबरेट कर दिया है, उसको बता दिया है, लेकिन अब इसके बाद वो स्टेप्स कौन से होंगे जो सिक्योर भी करेंगे और हमें एडवांस भी करेंगे? बिल्कुल ठीक है राजीव, देखिए ऐसा है, सबसे पहले ये क्लैरिफाई कर दूं, जिस सिचुएशन में इंडिया पहुंचा है वो अद्वितीय है। इतने छोटे से टाइम में वी हैव बिकम सो स्ट्रांग। बिल्कुल ठीक है, हमने 7 हाइट्स ली चाइना से, उसका मुंह की खानी पड़ी। हमने चाइना से कैलाश हाइट्स ली, बिल्कुल नहीं हमने, मैं कह रहा हूं, पर अब लेनी शुरू करी है। 40 साल पहले क्यों नहीं किया, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। जो पहले जो हुई उसका हम खामियाजा भुगत रहे हैं। अब आई बात है हमें क्या स्टेप लेने चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्लीपर सेल्स जो जम्मू एंड कश्मीर में हैं, वो पाकिस्तान आर्मी को मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी अकेली नहीं काम कर रही, इट इज बिकॉज द स्लीपर सेल्स विच इज इन जम्मू एंड कश्मीर, वो हेल्प कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के घर में कौन रह रहा है, वो सारे के सारे सपोर्टर्स रह रहे हैं, वो है स्लीपर सेल्स, और वो हर एक लेवल के ऊपर है। उनको निकालने के लिए आपको जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को कंट्रोल करना पड़ेगा उनके, और दैट इज व्हाई पूरे जेएंडके के अंदर 1 कमांड एंड कंट्रोल होना चाहिए। जब तक आपने 1 कमांड एंड कंट्रोल नहीं किया, ये दे राम दिला दे राम करते रहेंगे और अपने डंके बजाते रहेंगे, एक दूसरे को झूठ बोलते रहेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपने वो 1 कमांड एंड कंट्रोल नहीं लिया, हालांकि हमने 370 हटाया है, रोशनी एक्ट हटाया है, बहुत बड़ा काम किया है, पर जब तक हम 1 कमांड एंड कंट्रोल नहीं लेंगे, और फिर उसके बाद कहां से आ रहे हैं, 8, 10, 11 किलोमीटर अंदर ये इनके फॉर्मिंग अप एरियाज हैं, उन फॉर्मिंग अप एरियाज पे आप स्ट्राइक जरूर करिए सर्जिकल, पर उसको ऑक्यूपाई करिए। मैं फिर कह रहा हूं, स्ट्राइक करने के बाद ऑक्यूपाई करिए और पीओके को ऑक्यूपेशन का अब अभियान चलाइए। ये हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। हमारे को डॉक्ट्रिन बदलनी पड़ेगी, अभी तक हमने डॉक्ट्रिन नहीं बदली। राजीव, मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको, 1995 में रैंड कॉर्पोरेशन ने एक लेटर लिखा था जो हमारी पार्लियामेंट को हिला गई थी। उस लेटर में यह था कि 1947 से 95 तक इंडिया के पास कोई डॉक्ट्रिन ही नहीं थी, आर्मी नेवी एयरफोर्स
जो सारी लड़ाइयां बिना डॉक्ट्रिन के लड़ी है, तभी 1962 में एयरफोर्स को इस्तेमाल करें या ना करें, रो रहे थे हम लोग, टेलीफोन कर रहे थे एक दूसरे को। ये स्थिति अब नहीं है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है। पर हमको अब अपनी डॉक्ट्रिन्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, ठीक है इंटरनल सर। सिक्योरिटी को चेंज करना पड़ेगा। मैंने आपको और पॉइंट ये ले लिया डरना सर। नहीं पड़ेगा पॉइंट कि एक कमांड एंड कंट्रोल में हम डरने लग जाएं। मैंने पॉइंट ले लिया सर, पॉइंट ले लिया सर, और आपने बहुत एकदम पिन पॉइंट करके इस बात को रखा है। मेजर जनरल अनुज माथुर, फाइनल कमेंट मैं आपके जरिए लेना चाहूंगा। क्या मैं इस आर्ग्यूमेंट को बाय करूं विंग कमांडर बख्शी के कि एक कमांड कंट्रोल सेंटर होना चाहिए और हमें एक नई डॉक्ट्रिन सेटअप करनी पड़ेगी? आपका रिस्पॉन्स? देखिए राजीव, मैं इसका बिल्कुल साफ रिस्पांस देता हूं कि जहां तक सवाल जॉइंटनेस ऑफ कमांड का है, वो होना चाहिए। ये बात आज की नहीं है, इसको किसी को नई बात नहीं बताई जा रही है। ये पहली बार ये लेसन हमने 1962 में सीखा था। 1965 में जनरल हरबख्श, जो कि वेस्टनाम में कमांडर थे, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पेपर लिखा था। उसके बाद हमने 71 में, 87 में, हर जगह हर बार इस बात को सीखा है। और 1999 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रेकमेंड किया है, तभी सीडीएस आया है। तो जॉइंटनेस ऑफ कमांड ये बहुत जरूरी है, और ये हो रहा है और ये होगा। जहां तक सवाल डॉक्ट्रिन का है, डॉक्ट्रिन तैयार हो रही हैं, वॉर गेमिंग की जा रही है और वो भी बन रही हैं। तीसरी बात सबसे बड़ी है कि जब आप काउंटर इंसर्जेंसी कर रहे हैं या इंटरनल सिक्योरिटी की फाइट कर रहे हैं कश्मीर में या कहीं भी नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में, या वहां पर एक जॉइंटनेस इंटेलिजेंस में होना बहुत आवश्यक है। और वो जॉइंट इंटेलिजेंस कमांड अंडर वन कमांडर, कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। किसी की ईगो नहीं आनी चाहिए, चाहे वो रॉ की ईगो हो या आईपीएस की ईगो हो या आर्मी की ईगो हो, कोई ईगो इसमें नहीं आएगी। मेरे को लगता है कि जो कमांडर वहां पर ऑपरेशंस के लिए, जॉइंट कमांड, जॉइंट ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही जॉइंट इंटेलिजेंस कमांड का हेड होना चाहिए। और तमाम एजेंसीज डायरेक्टली उसको रिपोर्ट करें ताकि सिनर्जी आए। हर एक के पास इंफॉर्मेशन है लेकिन सिनर्जी नहीं है। ये आप किसी को, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि इतना बड़ा टूरिस्ट एरिया, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ये फलाना ढकाना, वहां पर एक पुलिस वाला नहीं था, एक डंडे के साथ भी पुलिस वाला नहीं था। तो ये बात किसी को समझ में आने वाली बात नहीं है। इसका वही वजह है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट थे। विंग कमांडर बख्शी, आई होप आपने टारगेट को सही हिट किया है और आपने एकदम सीधा बैंग ऑन टारगेट किया है। हम एक कमांड कंट्रोल पर जब तक नहीं जाएंगे हम उलझते रहेंगे। लेकिन शायद मुझे अभी मेरे पास और वक्त होता। अनुज माथुर सर, मैं उन लेयर के बारे में भी जानना चाहता था कि जिस लेयर के हिसाब से हम टेररिस्ट को रोकते हैं, पहले कौन सी लेयर एक्ट करती है, दूसरी कौन सी लेयर एक्ट करती है, क्या इन लेयर्स पर हम फेल तो नहीं हुए हैं? और ये टोटल एक क्यूमुलेटिव फेलियर्स हैं कई सारे जिन्होंने इस इंसिडेंट को यहां पर रखा। खैर, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इनके सूद सर आपका, विंग कमांडर